जाने की वजह से, राइट। एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द उद्धव ठाकरे सेना आवर ओल्ड फ्रेंड संजय द्विवेदी जी। संजय द्विवेदी जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। हर महादेव। तो जबरदस्त भाषण रहा सर कल उद्धव जी का, जबरदस्त। बहुत अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया दिखा हमने, जबरदस्त बिल्कुल। और रैली भी बहुत अच्छी रही इंडिया अलायंस की, तो मतलब माशाल्लाह हाँ, देखने लायक रैली अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई। और पूरा रामलीला ग्राउंड जो है खचाखच भरा था। और आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सर, आपको तो मालूम ही है। रामलीला ग्राउंड जब भरता है दिल्ली का तख्त डोलता है। इस बार डोलेगा, सड़कें भरी हुई थी सर। इस बार डोलेगा या ज्यादा मजबूत होगा? मैं दिल्ली के तख्त की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल स्पष्ट बात है, जनता त्राहिमाम है जी, ये बिल्कुल 100% है। जनता हर चीज देख रही है, ऐसा जनता कुछ छिपा नहीं है। संविधान कैसे उड़ाया जा रहा है, चुनाव आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है, ईडी सीबीआई किस तरह से कार्य कर रही है, महंगाई बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। रुपए जो जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो माननीय मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी कहते थे कि साहब रुपया अगर गिर रहा है तो देश गिर रहा है। आज रुपये कीमत कहाँ पहुंच गई, 83-84 रुपये हो गई है, लेकिन अब देश नहीं गिर रहा है। तो मतलब कहने का इस तरह के जो झूठे वादे किए गए थे कि पेट्रोल 40 रुपये में बिकेगा 2014 में, 2019 में यही घोषणाएं की गई थी। तो जनता देख रही, जनता ने मौका दिया, जनता ने समझा। आज आपने पीसीओ से बैन डाली, जितनी पीसीओ है उनको आप बेचने में लगे हैं। एयरपोर्ट भी देख लीजिए, आप एयरपोर्ट बेच दिए। भाई एयरपोर्ट में क्या काम है उनका समझ नहीं आता मेरे। दूसरा आपका जितने बीएचएल है, रेलवे है, एलआईसी पे भी है, जितनी चीजें ऐसी हैं सबको आप बेच रहे हैं। कर्जा आपका निरंतर बढ़ता चला जा रहा जी। कर्जा क्यों बढ़ता चला जा रहा? जब आप जीएसटी वसूल कर रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं, तो उसके बाद कर्जा कैसे बढ़ता चला जा रहा? भाई कर्जा तब बढ़ता है जब आपकी पॉलिसीज गड़बड़ हो। आप देश में अगर पॉलिसीज नहीं बना पा रहे कायदे से तो बैठे नहीं रहना चाहिए। देश में जो जनता जो आज महंगाई झेल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ रही है, तो इन सब चीजों कारण जो जनता देख रही है। देखिए, हम कोई युद्ध तो होता नहीं है, देश में युद्ध नहीं होता है, जनता ही वोट देती है और हर पूरे देश की जनता देख रही है। हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है हर प्रांत से बना है, हर उससे बना है। तो हम ये गठबंधन जो करके दे रहे हैं उसमें बिल्कुल ये होगा बीजेपी खिलाफ एक हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा पूरे गठबंधन से, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर आएगा। ऐसा बात नहीं इसका असर नहीं आएगा। दूसरी जनता भी देख रही है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण मैं ले लूँ, महाराष्ट्र में तो जितने चुनाव हुए महाविकास अघाड़ी के ने हमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को परास्त किया है। तो चूंकि वोट बैंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है, जनता जान रही है, तो निश्चित आने वाले दिनों में दिक्कतें आएंगी। संजय द्विवेदी जी, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए महासंग्राम, संविधान को बचाने के लिए जो महासंग्राम रामलीला में हुआ, वहां पर सब पार्टीज एक ही कहा कि 400+ इनको दे दिया तो संविधान को बदल देंगे, हमारे सब हक को छीन लेंगे। ये ठीक था, मगर इससे पहले जो बहुत साल पहले, डेकेड्स पहले, एक जयप्रकाश नारायण था जिसके अंदर सब लोग समटे हुए थे, सब लोग यूनाइट हुए थे। आज के जयप्रकाश नारायण कौन है द्विवेदी जी? आज के जयप्रकाश नारायण कौन है जो सबको साथ लेके चलेगा और इस मोदी सरकार को हराने में एक एक्शन प्लान बना के आगे चल पाएंगे? तो क्या हु इज द जयप्रकाश नारायण नाउ? देखिए नामदेव जी, बहुत स्पष्ट एक बात है, जितनी हमारे पार्टियां हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो भी देख रही लोकतंत्र किस तरह हत्या हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए, ईडी के मामले में जेल में गए, वोट बैंक में क्या फर्क पड़ा इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए ये चीज, चुनाव चलना है, अगर देखा जाए तो उसमें ले आने की क्या जरूरत थी? जैसे जब भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव पिछली बार आए तो माननीय रॉबर्ट बड़ेड़ा जी, उनके पीछे ईडी पड़ गई थी। आज ईडी सबसे ज्यादा सक्रिय जब होती है, आप इतिहास देख लीजिए, जब चुनाव आते हैं जिस राज्य में या केंद्र में चुनाव है तो ईडी सक्रिय हो जाती है। हमें ईडी से दिक्कत नहीं है, आईटी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत यह है कि जो कार्रवाइयां चल रही हैं, 5000 केस, अगर 5000 केस रजिस्टर्ड ईडी ने किए हैं तो कितने केस हुए? 24-25 केस। बाकी केस कहाँ चले गए जी? या जो लोग बीजेपी भ्रष्टाचारी शामिल हो गए,
जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हैं उनकी उनकी कहाँ चली गई? तो अगर आप पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं, देखिए आप अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आपको सच दिखाना पड़ेगा, और सच कहीं भारतीय जनता पार्टी या इंडिया में है नहीं कहीं। आप कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तो हमारा तो ये नहीं समझ पाए हैं, इतने दिन से मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैं देश में जाता भी हूँ, दौरे भी करता हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जिन पे ये आरोप लगाते हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं, उसका तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे सांसद ले लीजिए, चाहे विधायक ले लीजिए, चाहे कोई मंत्री ले लीजिए। तो इस तरह की जो कार्रवाई होती है, अब शराब घोटाले देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उसने 55 करोड़ रुपए चंदा दिया। इसका क्या मतलब है? 59 करोड़ सर, 59.5 करोड़। नहीं, हम बात बता रहे हैं कि एक मतलब चंदा दिया, क्यों दिया? आज 1000 करोड़ इनका ऑफिस बना है, 70 साल से 60 साल से कांग्रेस ने राज्य किया, कितना बड़ा ऑफिस 1000 करोड़ का ऑफिस बनवा लिया गया, जिसमें 50 70 कमरे 7 स्टार वाले हों, 20-25 करोड़ रुपए हर जिले में दिए गए, 1000 कार्यालय बनाए गए। तो जो ये चीजें हैं, इसके अलावा जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, आप कहें साहब खरीद नहीं रहे, साहब अपने आप आ रहे, तो इस देश में ऐसा कोई नहीं है, इस देश में ऐसा कोई नहीं कि अपने आप आ रहा हो। जब तक लालच नहीं होगा स्वार्थ नहीं होगा, तो लालच भी आते हैं, स्वार्थ, उनका स्वार्थ आ जाता है। तो ये सब चीजें संजय द्विवेदी जी, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने सावरकर को फिर पिक्चर में लेके आए, सावरकर के बाद की बोले कि पिक्चर जो सावरकर बना है राहुल गांधी जी को देखना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी को देखने के लिए मैं करूंगा कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में सीखे, सावरकर का त्याग और बलिदान के बारे में समझे, और पूरा थिएटर बुक करके देवेंद्र फडणवीस जी अपने ही पैसे से राहुल गांधी जी को इनवाइट करेंगे कि सावरकर पिक्चर देखो, तो आलोचना करना बंद कर देंगे। सावरकर द्विवेदी जी बहुत भावुक चीज है, महाराष्ट्र में बहुत बहुत भावुक एक सेंटिमेंट है सावरकर के बारे में। नामयार जी, मैं पहले एक बात कहता हूं, देखिए आपकी बात कहने से पहले मैं एक बात कहता हूं, हमारी देश की आजादी में जो भी लोग लड़े, जो बलिदान हुए, उनके लिए मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए नमन करता हूं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है जब इस तरह की लड़ाई चल रही हो और कोई आदमी जेल जाए, कोई आदमी, किसी की मृत्यु हो रही थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, आज जैसे आज तानाशाही जितना है, इससे भयंकर शासन उस समय था, आदमी कब जेल में चला जाए, कब काला पानी हो जाए, तो उन परिस्थितियों में उन लोगों ने लड़ा। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आप देवेंद्र फडणवीस पर बात पहुंचाइए कि वीर सावरकर जी को और माननीय बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न दिया जाए तुरंत। क्यों नहीं दे रहे भाई? सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे? हम तो बार बार मांग कर रहे हैं, हर अपने डिबेट में कहते हैं कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए, माननीय बाला साहब, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाए। आप भारत रत्न दे नहीं रहे, आप ज्ञान बांट रहे हैं। दूसरी पार्टियों में क्यों चुनाव है, आप सोचे 1% वोट आपको इससे मिल जाएंगे। वोट की राजनीति मत करिए, अगर आपको करना है भाई, आप अगर भारत रत्न दे देंगे, क्योंकि जिसे भारत रत्न दिया जाएगा उसके खिलाफ कोई देशवासी टिप्पणी नहीं कर पाएगा, तो आप भारत रत्न देकर टिप्पणी बंद करा दीजिए, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन आप कहते हो, जैसे इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, अब 90 में शिवसैनिकों ने, जनता ने, सबने तोड़ दिया, बीजेपी वाले भाग गए, वहां से भागने लगे, क्यों? उनका मुद्दा खत्म हो गया था, कोई बोलने वाला नहीं था कि साहब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम भीड़ इकट्ठी यहाँ पे किए थे। माननीय नरसिम्हा राव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से वो हमारा ढांचा गिरा। कौन कहने वाला? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि साहब राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। अरे जो सरकार होती, बीजेपी होती, कांग्रेस होती, शिवसेना होती, जिसकी सरकार होती, उसका दायित्व था, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व था कि राम मंदिर बनवाए। अब अगर आपने राम मंदिर बन गया है, तो उसमें ढोलक पीटने की क्या जरूरत है, मजीरा बजाने की क्या जरूरत है? हमने बनवाया। ऐसे तो कांग्रेस कह सकती है कि सर ढांचा हमने गिरवाया था। लेकिन ये सब चीजें नहीं कही जाती हैं, जो भी इस तरह काम होते हैं। जैसे आप अभी हमारा वैक्सीन आपने बांटी, सब मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह पोस्टर लगे थे। इतनी वैक्सीन इससे पहले बटी, टीवी की तमाम ऐसे लोग थे, कितने प्रधानमंत्री ने अपने पोस्टर लगवाए। तो इस तरह की जो धोखे देने वाली राजनीति है, इस तरह की जो राजनीति की जाती है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। द्विवेदी जी, मगर आपका एमवीए का अब तक वो बंटवारा ठीक नहीं हुआ। बहुत उद्धव जी ने 17 सीट डिक्लेयर कर दिया, तब से कांग्रेस का भी आलोचना, पवार साहब भी बोले कि
ये कोलिशन धर्म के खिलाफ है कि आपने आर्बिट्ररी अनाउंस कर दिए? आपको रुकना चाहिए था थोड़ा। हम लोग सब साथ मिलकर मुंबई में बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब सीट अनाउंस करते। 1-2 सीट का विवाद था, मगर उद्धव जी, संजय राउत जी एकदम क्लियर थे, बोले कि हमने जो अनाउंस किया हो गया, वो खत्म है, अब कोई नेगोशिएशन नहीं है। और आगे जाके उन्होंने कहा कि 1-2 सीट, कांग्रेस को वार्निंग भी दी, चेतावनी दी है संजय राउत जी ने, 1-2 सीट के लिए आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदारी पर प्रश्न मत लगाइए। तो उन्होंने क्लियर कट कांग्रेस को कहा कि आप यहां कुछ करोगे तो प्रधानमंत्री के लिए अगर जीता तो हम प्रॉब्लम। तो ये कैसे आगे जाके कैसे आप देखते हो कि सब ठीक होगा क्या? देखिए नामिया जी, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे आपसे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था। 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बना लेगी जी। अगर इनको विश्वास होता तो निश्चित आप जान लीजिए सरकार ये शिवसेना बनवा देते। लेकिन इनको सपने में उम्मीद नहीं थी कि शायद सरकार ये बनेगी, लेकिन सरकार बन गई जी। और आप बताइए मुझे, 2.5 साल तक सरकार चली, सरकार गिरी कैसे? ना कांग्रेस ने गिराई, ना एनसीपी ने गिराई। हाँ, हमारे आपस में बातचीत में कुछ चीजें हो सकती हैं, ये मैं मान सकता हूँ आपको, सीट बंटवारे में कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो ध्येय उद्देश्य है, जो विकास की हम बात करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म जो हो रहा है उसको ठीक करने की बात करते हैं। संविधान आज संविधान नहीं है, चुनाव संविधान है। संविधान की परिभाषा समझ लीजिए। दल बदल कानून बना, कितनी इज्जत है दल बदल कानून की आज। तो दल बदल कानून बनाया किस लिए गया था? ये पुरानी सरकारों ने बनाया था, लेकिन आप तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप ना दल बदल कानून को मान रहे हैं, न चुनाव आयोग से चुनाव आयोग अपनी कर रहे हैं, ईडी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। किस 70 साल में कौन सी पार्टी अभी तक जो अलग हुई है उनको चुनाव चिन्ह मिल गया हो? कोई पार्टी में तो नहीं 70 साल मिल रही है। तो इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, इस तरह लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ेगा सर? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके हाथ में इतना बड़ा मुद्दा आ गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है जी, बिल्कुल इंडिया अलायंस के हाथ में है। 55 करोड़ उसी में तो निकले, 55 इलेक्ट्रल बॉन्ड तो उसको लेकर के क्या आज की तारीख में आपके मुताबिक इंडिया अलायंस क्या सफल हुई है लोगों तक ये पहुंचाने में? जैसे बोफोर्स का मामला था सर, मैं मेरी बात सुन रहे, जैसे बोफोर्स का मामला था, वीपी सिंह साहब के दौरान, वीपी सिंह ने जब पूरी कैंपेन उन्होंने चलाई राजीव गांधी जी के खिलाफ, और उसके बाद 2G स्कैम और वो क्या है कोल स्कैम और ना जाने कौन कौन से स्कैम लेकर के 2014 में मोदी जी आए। तो इस तरीके से क्या आप लोग सफल हुए हैं इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में? द्विवेदी जी। देखिए बजाज जी, मैं स्पष्ट एक बात बताऊं आपसे जी, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुद्दे कोर्ट में बाद में गए थे, पहले उस पे बात हुई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात ही नहीं कर रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस मैटर में अगर सीरियसली ना लिया होता तो कोई भारतीय जान ही नहीं पाता, या विश्व का कोई आदमी नहीं जान पाता कि इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की पार्टी है जो इतना बड़ा घोटाला कर रही है, खरबों रुपए घोटाला कर रही है। भाई मतलब रेडी बंधु से पैसे लिए गए बॉन्ड के रूप में, क्यों लिए गए भाई? जो आदमी गवाह है विपक्ष के जो लोगों का, उससे आपने कैसे ले लिया? ये कहाँ पैसा उसमें आया? ये सब विषय देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक जुडिशरी में कोई केस रहता है, कोई केस होता है, जब तक ओपन बात नहीं आती, तो मेरी समझ में तो जितना हम कह सकते हैं उतना हम लोग कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। लेकिन उस पर ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं सकते क्या निर्णय आएगा क्या नहीं है। कम से कम ये तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड से वहां से स्टेट बैंक से मंगा लिया गया, कितने रुपए किसने दिए और किस पर्पज से दिए। भाई ठेका लेना पैसे देना, ठेका लेना पैसे देना, तो ये क्लियर हो गया। कम से कम आज पब्लिक को इतना तो मालूम चल गया कि ये एक स्कैम हुआ है, और सब बताया जा रहा, हर डिबेट में बताया जा रहा, पेपरों में बताया जा रहा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा, हर चुनाव मीटिंग में बात कही जा रही। और जनता देखिए, आज की जनता जो है वो जमाना नहीं रहा, इसमें सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें सोशल मीडिया का जमाना है। कोई एक बात होती इतनी तेज फैलती इस तरह की बातें कि पूरा देश जान जाता है, पूरा विश्व जान जाता है। तो ये चीजें तो जो हम लोग उसका पूरा भाई गलत जो चीज है उसकी हम बात कर रहे हैं। मानी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट बता ले लिया उन्होंने कि सब किसको कितने पैसे दिए गए। तो ये तो आज का नागरिक, आज का मध्यम वर्गीय गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है
कुछ राज्यों में भी है, वो इस तरह के काम करेगी। भाई जी पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, और हम वहां से लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। तो इतना पैसा आपके पास आपने जमा कर लिया है, किस चीज के लिए जमा किया आपने पैसा? किस चीज के लिए पैसा जमा किया? मगर आप तो द्विवेदी जी, अमित शाह जी का कहना है कि देखिए 20,000 करोड़ का बॉन्ड्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसमें हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, 303 सीट पार्लियामेंट में, हमको सिर्फ 6,000 के आसपास 6,000 करोड़ मिला, बाकी 14,000 करोड़ वो रीजनल पार्टीज के पास गए और कांग्रेस के पास गए। 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। तो ये दिखाता है कि हम पर अन्याय हो गया। हमारा होना चाहिए रेशो के हिसाब से, हमारा कुछ 12-13,000 करोड़ मिलना चाहिए था हमको, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे जो है। और जो ब्याज असल में इस देश की हालत यह है, एक हमारी आंख फूटी है, दूसरे के आंख फोड़ दे जाके। अरे आपने क्यों शुरू किया? इसकी इजाजत कैसे दी आपने? हम तो पहला सवाल ये कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की इजाजत कैसे दी आपने? क्यों इजाजत दी आपने? एसबीआई क्यों मजबूर किया आपने? भाई आज केंद्र सरकार में आप है ना, एसबीआई आपके अंडर में है ना, वित्त मंत्रालय के अंडर में है ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का बात कहां से आ गई? भाई इतनी सरकारें रही हैं, सब सरकारें बेवकूफ थी क्या? ये उनको पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन सब जानते थे ये काम गलत है, ये काम नहीं होना चाहिए, लोगों ने नहीं किया। आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, इतना बड़ा स्टेप लिया, क्यों लिया आपने? इसके मतलब आपके अंदर बेईमानी है। आप भाषण देंगे, उसमें आप बताएंगे, बिल्कुल आप ऐसी बातें करेंगे जैसे बिल्कुल चोरों वाली बातें करते हैं आप। अब देश को क्या दिखाना चाहते हैं, या देश को क्या समझाना चाहते हैं, हम तो अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। भाषण कुछ है, अंदर खाने में कुछ है, बताइए। तो लोगों का क्या झुकाव रहेगा सर, ये बताएं। क्या ये मसला जो है, ये मुद्दा जो है, क्या ये मेन इशू रहेगा इस चुनाव में? जैसे 2019 में बालाकोट स्ट्राइक ये कहा जाता है, उसकी वजह से मोदी जी को और बीजेपी को 303 सीटें मिली। 2014 में एक तो 15 लाख रुपए की बात हुई, उसके अलावा 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम, फलाना स्कैम, जिसकी वजह से बीजेपी आई। क्या उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू जो है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है सर? देखिए, अपना जो देश की जनता है वो कई भागों में बटी हुई है, कई स्थितियों में बटी हुई है। पढ़े लिखे कितने हैं, बाकी कितने हैं, कुछ रोजमर्रा वाले हैं जी, हर वर्गों में बटी हुई है हमारी जनता। तो ये निश्चित है कि इसका निश्चित फर्क पड़ेगा जब ये, और जब हम लोग कैंपेन करेंगे इसका फर्क पड़ेगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो देख रहे हैं इस चीज को, उन पे जरूर फर्क पड़ेगा इस चीज का, कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम कर्ज ले रहे हैं, एक तरफ आप इस तरह से पैसे ले रहे हैं, तो ये तो गलत चीज है ना। इस तरह की चीजें जो हो रही हैं गलत नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए देश में। देश को आपको अभी भी चला, इससे पहले भी चलाया गया, लेकिन जितनी विसंगतियां इस समय भारतवर्ष में है, मेरी समझ में कभी नहीं रही होंगी। भाषण देते समय आप कहेंगे साहब हम सिलेंडर 400 रुपए में देंगे, पेट्रोल डीजल हम 50 रुपए में देंगे, 30 रुपए में देंगे। तो इस तरह की जो विसंगतियां आप पैदा कर रहे हैं देश में, इसका निश्चित जनता सोचेगी। हम तो देखते हैं कि जनता ही जो है आपको ऊंचा ताज पहना देती है और वही जनता आपको नीचे गिरा देती है। तो जनता फैसला करेगी, निश्चित करेगी। द्विवेदी साहब, बात यह है कि महिला सशक्तिकरण, नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं जितना, और 50% महिला एक बहुत बड़ा इलेक्टोरेट है, तो उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण पिछले 10 साल में जितना मोदी साहब ने किया किसी ने नहीं किया। आर्म फोर्सेस में परमानेंट कमीशन ऑफ वुमन, महिलाओं को 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मोदी साहब ने दिलाया। नमो ड्रोन दीदी योजना, जो रूरल एरियाज में, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में महिला का सशक्तिकरण, ड्रोन, मोदी साहब ड्रोन महिलाओं को सिखा रहे कि ड्रोन के माध्यम से कैसे आप एग्रीकल्चर को ठीक करें। फिर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा मोदी साहब ने किया, 3 करोड़ लखपति दीदियां। तो ये सब स्कीम क्या आपको लग रहा है कि ये प्रेरित नहीं कर रहे महिलाओं को? टोटली जिस प्रकार से मेहनत करके एम्पावर कर दिया है मोदी साहब ने।
ना मैं इस बात का 2-3 बातों में जवाब दूंगा मैं आपको। अभी फिर बातें करने लगे ये, और इससे पहले जो बातें किए गए थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15-15 लाख रुपए, डीजल 40 रुपए, जी पेट्रोल 30 रुपए, गैस सिलेंडर 400 रुपए। आपने गैस सिलेंडर बंटवा दिए पूरे देश में, शौचालय बनवा दिए। कितने शौचालय बने हैं? और सिलेंडर जो 50 सिलेंडर है, कितने सिलेंडर खरीद रहे हैं? कितने महिलाएं, गांव की महिलाएं कि घर में कितने लोग क्या चल रहा है? हमने तो अभी सर्वे किया था, हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सिलेंडर कहीं कोने में पड़ा हुआ है। जो बाथरूम बनवाए गए वो उसमें उसका काम हो रहा है, स्टोर बन गया वो। तो ये चीजें कागजों में अच्छी लगती हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ माननीय मोदी जी से, अगर आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, कागजों में ना बनी है, जमीन से बनी है। आप जमीन पे आइए, जमीन में देखिए, भाषण देने से नहीं देखिए आप जमीन में क्या हो रहा है। सिलेंडर लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, 400 रुपये में सिलेंडर हुआ कि नहीं हुआ, लोग शौचालय बने कि नहीं बने, इस तरह की चीजें जब आप देखिए। इससे पहले सरकारें नहीं, और अगर 60-65 साल कांग्रेस ने राज्य किया या दूसरे किसी पार्टी ने राज्य किया, तो ऐसा तो नहीं कि अपने मन से राज्य कर लिया होगा। कंटिन्यूस वही आते चले आ रहा है। इसके मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन गया हमारा, सुई से लेकर हवाई जहाज बन रहा है देश में, तो कोई इंडियन बनवा दिए या इंडिया के द्वारा बन गया क्या? तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपको देखना चाहिए कि जनता को क्या चीज चाहिए। आज हम कहते हैं आज नौकरियां नहीं है, सच्चाई है आज की डेट में। आप हम बात कर रहे हैं साहब, इतनी नौकरियां 2 करोड़ नौकरी हड़ताल देने का आपने कहा था। कम से कम अगर 2 करोड़ नौकरी देते रहते तो कम से कम 20 करोड़ की नौकरी मिल जाती, बहुत आराम हो जाता। अब आप फिर नए वादे कर रहे हैं, फिर नए वादे आपके शुरू हो गए कि साहब हम ये वादा कर रहे हैं, ये हम फिर दिलवाएंगे। तो जो आप सवाल कर रहे हैं, वो तो जनता के सवाल हैं, लोगों के ही सवाल है ना सर। वो तो भाई नौकरियां कहाँ हैं? आपने कहा था कि जो डॉलर है वो 1 रुपए पे हो जाएगा, 1 रुपए का 1 डॉलर होगा, फिर उसके पहले 40 रुपए का तो हो ही जाएगा। अपना पेट्रोल जो है वो 45 रुपए पे आ जाएगा। तो ये सब तो जनता के सवाल है ना। तो ये सवाल क्या आज की तारीख में जनता कर रही है, ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, जनता जो है, मैंने बहुत से इलेक्शन देखे उस उम्र तक जी, और बहुत से देखा इलेक्शन ऐसे से देखा कि आज 224 सीटें थी और उनके रह गई 20 सीटें रह गई अगले इलेक्शन में, इतना ज्यादा डाउनफॉल हो गया। आज जब मनमोहन सिंह सरकार थी, डॉलर का रेट ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा कौन चिल्ला रहा था? 65 रुपए, 63 रुपीज। नहीं 83 रुपए इस समय। 63 क्या था सर उस टाइम पे? हाँ, और अभी 83.5 रुपए। 83.5 रुपए, वही मैं अभी बात कर रहा हूँ, 83.5 रुपए। तो 63 महंगा था, 83 रुपए कम है। तब आपने क्या क्या बोला था, आप देखिएगा यूट्यूब पे वीडियो है वो माननीय मोदी। और वो 63 रुपीज भी एक ही बार टच किया था, अदरवाइज इट वाज एट अराउंड 54 रुपीज, 54 54 के करीब था। इतना रहा है। तो क्या जनता को देखना चाहिए ना, ये मैं जनता को यही दिखाना चाह रहा हूँ ना, जनता इन चीजों को देखे ना कि जो आप बात करते हैं कि साहब कांग्रेस वाले कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, कांग्रेस रहेगी नहीं, शिवसेना मुक्त भारत महाराष्ट्र बना देंगे, तो आपके बनाने थोड़ी ना होता। आप कम से कम काम करिए ना, जमीन में रह के काम करिए। आपको तो एक काम से मतलब विधायक छोड़ना है। पूरे 5 साल सरकार बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य देश के लिए नहीं किया, ना प्रदेश के लिए किया। एक सूत्री कार्यक्रम रहा, जहां सरकारें दूसरी सरकारें हैं। सर चलते एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पिछली बार भी डिस्कशन हुआ था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। सर ये बताइए, आदरणीय सम्माननीय बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे पीयूष गोयल साहब, कॉमर्स मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, वो मुंबई नॉर्थ से खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आकर के एक बहुत खतरनाक सी स्टेटमेंट दी है सर, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है वो पूरे मुंबई शहर के लिए, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि खतरनाक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, एक तो पूरे मुंबई नॉर्थ को वो स्लम फ्री करने वाले हैं, और जितने भी स्लम के लोग हैं उन सब लोगों को का पुनर्वसन वो सॉल्ट पैन लैंड में करेंगे। इसके ऊपर आदरणीय सम्माननीय आदित्य ठाकरे साहब ने एक बहुत लंबा ट्वीट लिखा। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पर्यावरण को लेकर के, फ्लडिंग को लेकर के, हाई टाइड को लेकर के, पानी को लेकर के कितना खतरा है मुंबई को। अगर आप सॉल्ट पैन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे
तो एक वक्त आएगा ऐसा जब पूरा मुंबई डूब जाएगा। नंबर 2, आदित्य ठाकरे जी ने यह भी कहा है कि हमारे होते हुए, हमारे जीवित रहते हुए हम आपको सॉल्ट पैन को डेवलपर्स को यानी अपने बिल्डर दोस्तों को हम नहीं देने देंगे। यहीं पर उन्होंने एक और भी सवाल पूछा कि कांजूर मार्ग में जब हम मेट्रो स्टेशन शिफ्ट कर रहे थे, आपने जान करके वहां पर नहीं शिफ्ट करने दिया। आपने कहा ये सॉल्ट पैन लैंड है, और अभी आप सॉल्ट पैन लैंड में स्लम डवेलर्स को वहां शिफ्ट करेंगे। उसके बाद एसआरए स्कीम के तहत आप अपने बिल्डर दोस्तों को दे देंगे। सर, आज की तारीख में सॉल्ट पैन लैंड जो है ना, इसकी वजह से जो पूरा बारिश का पानी है और सामने हाई टाइड का पानी है, वो वहां पर समा जाता है, शहर के अंदर नहीं आता है। आदित्य ठाकरे जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब ने यही कहा है, सॉल्ट पैन लैंड को अंग्रेजों ने भी टच नहीं किया, उसको टच नहीं करना चाहिए। अब आप बोलें सर द्विवेदी जी। देखिए, एयरपोर्ट आप दे दिया गया किराए पे, फिशोज बेची जा रही हैं, LIC गड़बड़ कर दिया, रेलवे में घुसेड़ दिया। ये तो पिछली सरकारों ने नहीं किया। और पीयूष गोयल ने जो वादा किया है, उनको ये मालूम होना चाहिए पहले वाले वादे पूरे हुए। लेकिन मैंने अभी आपसे यही तो कहा कि भाषण देना और कागजों में काम करना आसान है, लेकिन जब आप नीचे जमीन में आते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आप सिर्फ भाषण अच्छे दे रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, डेवलप कर दूंगा, मैं ऐसे बना दूंगा, सिर्फ एरिया खत्म कर दूंगा। ये सब बातें हैं सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा है। झूठ बोलो, झूठ मानी प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे, हमने यूट्यूब पे देखा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इस तरह के तो भाषण दिए जाते हैं आज की डेट में। और क्या, अरे अमर्यादित बातें, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हो या अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो, उनके मर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं। क्यों की जाती हैं भाई? हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं क्या? नहीं है। आप इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है देश में, वो भी गलत है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, वादे कर जरूर देंगे, ये पूरे नहीं होंगे। मैं आज बता दूंगा आपसे, अभी चुनाव खत्म हो रहे हैं और उसके 6 महीने बाद हम डिबेट में बैठेंगे आपके साथ, पूछिए कितने वादे पूरे उनके हुए। एक वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि वादा पूरा करने के लिए नहीं आएंगे। ये देश में, स्टेट में सरकार बनाने आए। ये चाहते ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हम पूरा कब्जा कर लें देश में, और जितने हमारे उद्योगपति मित्र हैं। लेकिन क्या सफल होंगे सर ये इस बार तीसरी बार जीतने में? देखिए, मैं तो देखा रावड़ी सफल नहीं हो पाया था भाई साहब, हिटलर भी सफल नहीं हो पाया था, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया मैंने देखे, वो सफल नहीं हो पाए। बड़े बड़े माफियाज को मैंने देखा, मरते देखा, वो भी सफल नहीं हो पाए। तो अगर वो सफल नहीं हो पाए हैं, देखिए ईश्वर ने एक चीज अपने पास रखी है, वो कहता है आप बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपको टॉप पे ले जाएगा। और फिर ऐसा गिराता है कि आप उठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे आप। तो मैं तो बहुत धन्यवाद आपका। एक बात 10 सेकंड में कहना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं, आप अगर प्रधानमंत्री 10 साल थे तो आपको देशवासियों के लिए सोचना चाहिए था, उनके क्या उनको दिक्कतें हैं उसके बारे में सोचना चाहिए था। आपने सिर्फ सोचा उद्योगपतियों के बारे में, कौन उद्योगपति कितना बढ़ जाए, कितना आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा हमारे अंदर आ जाए, हमारा 2000 करोड़ रुपए का हमारा राष्ट्रीय कार्यालय बन जाए, 25-30 करोड़ रुपए हर जिले में कार्यालय बन जाए। आपने इस पे ध्यान दिया। तो ये जनता देख रही है, हम तो सिर्फ जनता के पास जाते हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता देख रही है। तो निश्चित है इस बार जो है 150-200 की 20 सीटें ज्यादा इस बार नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल हम पक्का कह रहे हैं आपसे। 400 प्लस कह रहे हैं, 500 प्लस कह दें, कल 4 दिन बाद कहो ना कोई बड़ी बात हो जाए तो 450 प्लस कह दें। भाई बोल पश्चिम बंगाल में नहीं कहते थे 200 पार, दिल्ली में कहते थे इतने पार, क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? तो ये चीजें कहने में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए जो भी सरकार बने, जनता के लिए सरकार बने, जनता को देखे, जनता के लिए काम करे, कागजों में काम ना करे। बस मेरा ये निवेदन है बस। राइट, थैंक यू सो मच द्विवेदी जी, बहुत मजा आता है आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू।